शुरू से नहीं, शुरू से नहीं, शुरू से नहीं। तो आप लोग बताएंगे बाबू, समुच्चय जो होता है इंग्लिश में हम लोग सेट इस्तेमाल करते हैं, सेट्स कहते हैं इसको। सेट्स का हम लोग यूज जीवन में बहुत बार करते हैं। सेट्स जो हमने बताए थे आप लोगों को, सेट जीवन में आपके दैनिक जीवन में बहुत बार आप लोग सेट का यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने मोबाइल सेट का नाम लिया, तो इसमें आपने सेट का यूज़ किया। मोबाइल सेट करने का मतलब होता है कि जैसे आपने जो भी सेट यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका रेडमी में भी 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, जो भी सेट आता है, तो उसके क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अगर जिसका जैसा क्वालिटी रहेगा उसका हम लोग उसका नाम दे देते हैं। बस में जा रहा है बाबू। अगर मान लीजिए उसमें अच्छा मान लीजिए क्वालिटी रहे तो उसका अलग सेट नाम रख दिया जाएगा। तो हम लोग जीवन में, दैनिक जीवन में सेट का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे हम लोग लड़कियों लोग यूज़ करती है, जैसे महिलाओं में यूज होता है हार सेट यूज होता है। हार सेट हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कान में का होता है, नाक में का होता है, फिर गला में का होता है, ये सारे जो होता है हम लोग हार सेट के रूप में यूज़ करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि सेट का हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। हम लोग बर्तन सेट यूज़ करते हैं बाबू। जैसे क्वेश्चन सेट आता है, क्वेश्चन सेट भी आप लोग सुने हैं ना, क्वेश्चन सेट, आंसर सेट, यानी कि सेट कहने का अर्थ है कि हम लोग जीवन में बहुत बार इसका हम लोग यूज करते हैं। सेट का हम लोग दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। अब रही बात कि सेट को समझते कितना आप हैं, तो सेट के समझने का अर्थ क्या है बाबू कि एक जैसी चीज़ों का संग्रह करना। जैसे मोबाइल में हम लोग, मोबाइल के लिए जितनी उपयोग चीज़ है, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कैमरा यूज़ करते हैं, जैसे उसमें मेमोरी यूज़ करते हैं, जैसे उसमें रैम यूज़ किया जाता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि मोबाइल में जितने भी उपयोगी चीज़ है उसको हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं, तो उसी का नाम सेट दे दिया जाता है। दिक्कत बाबू। तो अब रही बात कि हम लोग समझेंगे कि हर चीज़ को हम लोग संग्रह कर सकते हैं, उसको हम लोग सेट कहते हैं। अब रही बात कि इस सेट शब्द का यूज सबसे पहले एक जर्मन गणितज्ञ थे, क्या नाम था उनका बाबू? जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर, जिन्होंने समुच्चय शब्द का पहला बार प्रयोग किया था। इन्होंने ही ने सेट शब्द का प्रयोग किया था। ये जर्मन के गणितज्ञ थे। कहाँ के गणितज्ञ थे बाबू? जर्मन गणितज्ञ थे, और साथ में तर्कशास्त्री भी थे। तो इन्होंने बताया कि समुच्चय एक जैसी चीज़ों का संग्रह होता है, एक जैसी चीज़ों का संग्रह होता है। और रही बात कि इनके हिसाब से हमने डिफिनीशन समझाए थे बाबू कि समुच्चय क्या होता है। तो इन्होंने बताया था समुच्चय होने के लिए संग्रह तो करिएगा आप, लेकिन संग्रह करने के साथ दो कंडीशन के साथ आप रहिएगा। पहला कंडीशन है बाबू कि सुपरिभाषित होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन बाबू कि अलग अलग होना चाहिए। यानी जब भी संग्रह करेंगे तो इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। अब रही बात कि हम लोग सुपरिभाषित को इंग्लिश में बोलते हैं वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड। अलग अलग को बोलते हैं डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट। तो ये सुपरिभाषित क्या होता है बाबू? अगर हमने कहा कि जो संग्रह अपने करने चला है, और संग्रह करते टाइम सब लोगों का आंसर एक होना चाहिए। सब लोगों का आंसर क्या होना चाहिए बाबू? एक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप बताइए कि सिक्के में प्रयोग होने वाले पहलू के नाम बताइए। तो सिक्के में प्रयोग होने वाला कौन कौन पहलू होते हैं बाबू? एक होता है हेड, एक होता है टेल। यानी सारे लोगों का आंसर यही होगा, एक होता है बाबू हेड, एक होता है टेल होता है। तो यानी दुनिया के किसी भी लोग से पूछिएगा कि सिक्के में कितने पहलू होते हैं, तो एक होता है हेड, एक होता है टेल। यानी सारे लोग का यही आंसर आने वाला है, एक हेड है और एक टेल। अगर हम अगला बात कर दें कि अगर सुपरिभाषित ये हो, क्योंकि इस सारे लोगों का एक ही आंसर आएगा कि हेड और टेल होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं सुपरिभाषित। यानी सभी लोगों का ओपिनियन जो होता है एक जैसा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरिभाषित। अलग अलग कहने का मतलब है बाबू कि अगर एक बार हमने हेड लिख लिया है तो अगला बार हेड नहीं लिखेंगे। हेड को एक बार और टेल को भी कितने बार? एक बार लिखा जाएगा। अगर हम आपसे और पूछ लें कि वेल डिफाइंड में क्या आता है, जैसे हमने कह दिया कि जल के सूत्र में प्रयोग होने वाले तत्वों के नाम, तो कौन कौन सा तत्व प्रयोग होता है बाबू? एक होता है हाइड्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन। चाहे दुनिया के किसी भी देश का जल हो, चाहे पाकिस्तान का जल हो, चाहे भारत का जल हो, वो बनेगा किससे बनेगा? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन से बनेगा। बस मेरे बाबू।
दुनिया के किसी भी देश का जल हो वो बनेगा सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा। कहने का अर्थ है कि सभी लोगों का आंसर यही आने वाला है कि जो हम लोग का जल का फॉर्मूला होता है, जल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, H2O। तो इसमें कौन कौन तत्व प्रयोग होता है, एक हाइड्रोजन प्रयोग होता है, एक ऑक्सीजन प्रयोग होता है। अब लगता है कि हमको लगता है कि पाकिस्तान के जल में शायद कुछ और प्रयोग होता होगा, क्योंकि वहाँ के लोग का अलग ही दिमाग होता है। तो कहने का अर्थ है कि किसी भी देश के जल हो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो सभी देशों का ओपिनियन क्या होता है, एक जैसा होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरिभाषित। अलग अलग कहने का अर्थ है बाबू कि इसमें हाइड्रोजन 2 बार है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, कितना बार लिखेंगे, 1 बार सिर्फ लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे, 1 बार। ऑक्सीजन को भी कितना बार लिखे हैं, 1 बार लिखेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि इसी को हम सुपरिभाषित कहते हैं, जब सबका ओपिनियन एक जैसा हो उसी को हम लोग कहते हैं सुपरिभाषित। अलग अलग का मतलब कि एक चीज को एक बार लिखा जाएगा। दिक्कत बाबू, तो उसी को हम बोलते हैं। तो जॉर्ज कैंटर साहब ने समुच्चय शब्द का डिफिनीशन कैसे दिया था कि सुपरिभाषित अलग अलग वस्तुओं, नामों और अक्षरों के संग्रह को क्या कहते हैं बाबू, समुच्चय कहते हैं। यानी समुच्चय होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा, सुपरिभाषित और साथ में अलग अलग, तब हो जाके क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, समुच्चय कहलाता है। अच्छा, रही बात कि कौन, हम लोग देखेंगे कि सुपरिभाषित कौन नहीं कहलाएगा, ये बात समझना जरूरी है कि कौन समुच्चय नहीं कहलाएगा। देखिएगा आपका ओपिनियन सब लोग का बदलने लगेगा। जैसे हमने कह दिया कि आप बताइए कि भारत के सुंदर अभिनेत्रियों के नामों का संग्रह, अभिनेत्रियों के नामों का संग्रह। इसमें हर लोगों का जो है ओपिनियन अलग अलग आएगा। अगर मान लीजिए हम 5 ही को कह दें तो 5 वो किसी का नाम कोई और लेगा, 5 वो नाम किसी और का लेगा। तो कहने का अर्थ है कि सबका सुंदर ही जो होता है बदलने लगेगा। ध्यान सुनो बाबू, हल्ला ना कीजिए। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग अगर कहेंगे कि भारत के सुंदर अभिनेत्रियों का नामों का संग्रह करना है आपको, तो कहने का अर्थ है कि सिर्फ अगर 3 ही को लिस्ट बनाना हो तो सबका अब अलग अलग ओपिनियन आएगा। किसी को आलिया भट्ट पसंद है तो किसी को कटरीना कैफ पसंद है। हमें कौन पसंद है, जूही चावला पसंद है। तो कहने का अर्थ है कि सबका ओपिनियन अलग अलग हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आपके हिसाब से कौन सुंदर है, हमारे हिसाब से कौन सुंदर है, तो सबका इसको सुपरिभाषित नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि आंसर बदले तो वो सुपरिभाषित नहीं होगा। सु माने होता है अच्छा और परिभाषित माने डिफाइंड, यानी कि जिसका अच्छा डिफिनेशन दिया जा सकता है, जिसका हर लोगों का ओपिनियन एक जैसा हो, उसी को कहते हैं हम लोग सुपरिभाषित। जिसका डिफिनेशन अलग अलग दिया जाए उसको हम लोग कहेंगे वो सुपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ जो सुंदर शब्द है वो परिभाषित नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से सुंदर कौन है, हमारे हिसाब से सुंदर कौन है, ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है। बस में यार है बाबू, अगर हम आपसे कह दें कि भारत के अच्छे नेताओं का संग्रह, किसका संग्रह बाबू, अच्छे नेताओं का संग्रह। अब बताइए तो किसी किसी को कौन कौन, अच्छे नेताओं के नामों का संग्रह। अब हमको बताना है बाबू, अब आपको हम कह देंगे अच्छा नेता चुन चुन के बताइए। अब जो बीजेपी वाला है तो मोदी को पक्का बताएगा, जो कांग्रेस वाला है वो राहुल गांधी को बताएगा, जो आम आदमी पार्टी के है वो अरविंद केजरीवाल को बताएगा। यानी कहने का था कि बीजेपी वाला में लिस्ट तैयार कर लेगा, कांग्रेस वाला में लिस्ट तैयार कर लेगा। यानी सबका जो है आंसर एक जैसा नहीं आएगा, सबका आंसर अलग अलग आएगा। हमने कहा कि अच्छे नेताओं के, तो भारत के सारे नेता हैं, लेकिन अच्छे नेताओं को कहेंगे, लेकिन हर पार्टी के लोग अपने अपने नेताओं को ही डिफेंड करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि इसका हम लोग संग्रह तो कर लेंगे, लेकिन सबका ओपिनियन अलग अलग होगा, तो इसलिए सुपरिभाषित नहीं है। यहाँ अच्छा जो शब्द है वो सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं हो सकता। संग्रह होगा लेकिन समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि समुच्चय होने के लिए कितने शर्त बाबू, 2 शर्त, सुपरिभाषित भी और अलग अलग भी होना चाहिए। कोई दिक्कत है? सुपरिभाषित का अर्थ होता है कि सबका आंसर एक जैसा होना चाहिए। कोई दिक्कत है बाबू? तो रही बात कि हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि अगर सबका बात कर दिया जाए कि सब जो है हम किसको कहेंगे सुपरिभाषित, किसको कहेंगे कि सुपरिभाषित नहीं है। तो जब भी किसी में विशेषण शब्द देख लीजिएगा तो कहिएगा वो सुपरिभाषित नहीं है, जब भी किसी में हम लोग विशेषण शब्द का प्रयोग नहीं होगा वो सुपरिभाषित होगा। कहेंगे कि भारत के खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब बताइए तो खतरनाक जानवर किसको कहा जाए, किसको नहीं कहा जाए? खतरनाक जानवर में कहने का मतलब है कि जो आपको नुकसान पहुंचा दे। तो कहने का अर्थ है कि आप बिल्ली को भी हम लोग जब तक
नुकसान नहीं, तब तक हमारे लिए ठीक ठाक है। अगर बिल्ली काट दी तो वो भी आपके लिए क्या हो गई, खतरनाक हो गई। तो खतरनाक जानवरों का जब संग्रह करने चलिएगा तो हमारे हिसाब से खतरनाक कोई को और होगा, आपके हिसाब से खतरनाक कोई को और होगा। दिक्कत बाबू, अगर मान लीजिए हमने कुत्ता पाला है, हम ही को नहीं काट रहा है लेकिन दूसरे को काट के खराब कर देता है, तो कहने का अर्थ है कि हमारे लिए कुत्ता तो ठीक है लेकिन दूसरे के लिए क्या है, खतरनाक है। तो कहने का अर्थ है कि खतरनाक जानवरों का जब संग्रह करने चलेंगे तो हर लोगों का ओपिनियन जो होगा, हर लोगों का राय अलग अलग हो जाएगा, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। दिक्कत बाबू, अब आपको समझना यहाँ यह है बाबू कि समुच्चय को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं, समुच्चय को कितने तरह से लिखा जा सकता है उस पर चर्चा करेंगे। और ये बात कि हम लोग समुच्चय को जब भी निरूपित करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखते हैं। कहाँ से लिखते हैं बाबू, ए से लिखते हैं, बी से लिखते हैं, सी से लिखते हैं, डॉट डॉट जेड से लिखा जाता है। इसे कभी कभी ग्रीक अक्षर से भी लिखते हैं, अल्फा से भी लिखते हैं, बीटा से भी लिखते हैं, गामा से लिख देते हैं, डेल्टा से भी लिखते हैं, फाई से भी लिखते हैं, और साइन भी आता है, ये भी लिखते हैं। यानी कभी कभी ग्रीक से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये है तो इसको हम लोग ए इक्वल टू लिख देंगे, इसको बी इक्वल टू लिख देंगे, कोई दिक्कत बाबू। तो यानी जब भी समुच्चय को लिखा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखा जाता है। अगली बात आपको समझाएंगे बाबू कि हम लोग समुच्चय को कितने टाइप से लिख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं समुच्चय का निरूपण। यानी एक ही चीज को कितने तरह से आप लिख सकते हैं। तो हेडिंग देंगे हम लोग बाबू समुच्चय का निरूपण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू रिप्रेजेंट ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो हम लोग समुच्चय को 3 रूपों में लिख सकते हैं, किसी भी समुच्चय को 3 रूप में लिख सकते हैं। पहला का नाम है बाबू रोस्टर रूप, इसको इंग्लिश में होता है रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लोग अलग नाम से भी जानते हैं, इसको तालिका रूप भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म। एक इसी का एक नाम है बाबू सारणी रूप, जिसको हम लोग बोलते हैं टैबुलर फॉर्म से ही बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म ही बोला जाता है। एक इसका अलग है समुच्चय को, जिस समुच्चय को ही लिखा जाता है बाबू, जिसका नाम है समुच्चय निर्माण रूप। जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसी को हम लोग बाबू गुण रूप भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज फॉर्म। इसी का नाम है बाबू सांकेतिक रूप, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू, सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं। एक तीसरा है बाबू, ये पहला फॉर्म है, ये दूसरा फॉर्म है। एक तीसरा फॉर्म आता है चित्रण रूप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं विजुअल फॉर्म, विजुअल फॉर्म। तो समझते हैं कि समुच्चय को हम लोग एक ही समुच्चय को 3 तरह से लिख सकते हैं। कितने तरह से बाबू, 3 तरह से लिख सकते हैं, रोस्टर रूप, समुच्चय निर्माण रूप, चित्रण रूप। कहने का अर्थ है कि रोस्टर रूप किसको कहेंगे, यानी कि समुच्चय निर्माण रूप किसको कहेंगे हम लोग, और चित्रण रूप किसको कहेंगे। तो हम लोग कहेंगे कि अगर इस रूप में अगर किसी समुच्चय को आप लिखना है तो समुच्चय के अवयव को लिखकर, समुच्चय के अवयव को लिखकर, जैसे हमने कह दिया बाबू अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह।
तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर कौन कौन होते हैं बाबू? ए होता है, ई होता है, आई, ओ, यू। तो कहते हैं कि इस रूप में समुच्चय को निरूपण करने के लिए समुच्चय के अवयवों को लिखकर, जितने भी अवयव हैं उसको लिखकर कॉमा द्वारा अलग अलग कर अंत में मझले कोष्ठक से व्यक्त करना ही कौन सा फॉर्म कहलाता है? रोस्टर रूप कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? रोस्टर फॉर्म कहलाता है। यानी कि अवयव को लिखकर और कॉमा द्वारा अलग अलग करके अंत में मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे, उसको फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रोस्टर रूप बोलते हैं। और रही बात की कुछ हम लोग इस रूप में जान लिए कि किसी भी अवयव को कॉमा द्वारा अलग अलग करके अंत में मझले कोष्ठक से बंद कर देंगे, वो रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। इसी को हम लोग अगर गुण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? कि लिखेंगे बाबू ए एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षरों का संग्रह, स्वर अक्षरों का संग्रह। इसी बात को हम लोग लिखे हैं बाबू, लेकिन इसके गुणों को लिखा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 तक आता है, लेकिन उसमें से कौन लेना है? केवल आपको स्वर अक्षर लेना है। इसको पढ़ते किसे बाबू? ए आपका वो एक्स है जिसमें एक्स जो है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षरों का क्या है? संग्रह है। उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप है। यानी कि कहने का अर्थ है कि किसी भी अवयव को बिल्ड करके लिखता है, यानी कि इसको बना के गुणों को लिखता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, चाहे बाबू प्रॉपर्टीज फॉर्म। यानी इसके गुणों को यहाँ लिखा गया है। तो दूसरा रूप होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है, जिसमें हम लोग गुण को ही लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लिख देते हैं बाबू। अगर हमने कह दिया कि b बराबर 1 2 3 4 5, ये जो है अवयव को हम लोग क्या किए हैं? कॉमा द्वारा अलग कर करके अवयव को हमने अलग करके कॉमा द्वारा और अंत में मझले कोष्ठक से बंद कर दिए, तो कौन सा फॉर्म कहलाएगा? ये रोस्टर फॉर्म कहलाएगा। और इसी के गुण को लिख देंगे बाबू। कहेंगे एक्स सच दैट एक्स, एक्स एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। कहाँ रहेगा बाबू? नेचुरल नंबर। और x का जो मान होगा वो 6 से कम होगा। कितने से कम होगा बाबू? 6 से कम होगा। तो देखिए इसके हम लोग इसको संकेत के रूप में लिख दिए, इसलिए इसका नाम सांकेतिक रूप भी पड़ता है। यानी कि हमने कह दिया कि नेचुरल नंबर ही लेना है, लेकिन बाबू कितना से कम? 6 से कम। तो इस यानी कहने का अर्थ यदि इसको हम लोग कोड करेंगे, अगर ये हम लोग का कोड है इसको डिकोड कर देंगे, यानी इसका मतलब निकालेंगे, तो इसका मतलब यही निकलेगा। यानी कि समझिए कि ये कोड है, हमने इसको डिकोड कर दिया, दिक्कत है। और तीसरा होता है चित्रण रूप बाबू। चित्रण रूप का होता है तो इसमें अवयव को हम लोग क्या करते हैं? एक गोलाकार आकृति में बंद करके हम लोग अवयव को लिख देते। जैसे मान लीजिए लिखना हो तो क्या लिख देंगे? ए ई आई ओ यू। दिक्कत बाबू? तो रही बात कि हमने अवयव को जैसे इसको लिखना हो तो इसको हम लोग एक बंद आकृति में क्या लिख देंगे? 1 2 3 4 5 ऐसा लिख के हम लोग बंद कर देंगे, तो उसको कहते हैं चित्रण रूप कहते हैं। दिक्कत? अब समझेंगे आप लोग बाबू कि अवयव के बारे में समझा देते हैं। अवयव क्या होता है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। तो कहते हैं बाबू डिफिनेशन से बढ़िया है इसको हम लोग पहले एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बराबर ए ई आई ओ यू। तो कहते हैं कि दिए गए समुच्चय के अंदर, ये जो हमारा समुच्चय है इसके अंदर जो मौजूद वस्तु रहता है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अवयव के नाम से जानते हैं। तो हमारा ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ये सब अवयव कहलाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं अवयव कहते हैं बाबू। और रही बात कि हम लोग कहेंगे कि ए ई आई ओ यू किसका अवयव है? समुच्चय ए का अवयव है। समुच्चय ए का अवयव है। कुछ सिंबल यूज होता है बाबू, इसका नाम है इप्सिलन। क्या नाम है बाबू? इप्सिलन। इसको हम लोग ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक अक्षर है, जिसको हम लोग इप्सिलन बोलते हैं। इप्सिलन बोलते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं यदि हम लोग बात आ जाए कि कोई कहे कि मौजूद है, किसी चीज़ में मौजूद है,
तब के लिए इस साइन को हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा ए ई आई ओ यू इस ए के अंदर है, समुच्चय ए के अंदर है, तो हम लोग इस साइन का यूज कर लेंगे। जैसे कह देंगे ए जो है वो एलिमेंट है किसका, ए का, यानी कि इसका मतलब होता है कि मौजूद है। तो ए किस में मौजूद है, बड़ा वाला ए में मौजूद है। तो इसका तब इस्तेमाल करते हैं यदि हम लोग का पता चले कि ये किसी में मौजूद है। और ये बात कि इसी का जस्ट एक और आता है अपोजिट, अगर इसको हम लोग काट देते हैं तो इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसका इस्तेमाल तब करते हैं यदि कोई इस मौजूद न हो। जैसे मान लीजिए इसमें डी मौजूद नहीं है, तो हम लोग डी अगर नहीं मौजूद है तो कहेंगे डी नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि डी ए में मौजूद नहीं है। जब शामिल रहेगा तो ये साइन यूज करेंगे, और जब शामिल नहीं रहेगा तो ये साइन का यूज किया जाएगा। दिक्कत बाबू, कुछ और साइन होते हैं, जैसे हम लोग कॉमा को क्या बोलते हैं बाबू, एंड बोलते हैं, चाहे और बोलते हैं। अगर कहीं कॉमा दिखाई दिया तो इसको एंड बोलेंगे, चाहे और बोलेंगे। और एक साइन और होता है बाबू, जैसे हम लोग देते हैं डबल कॉलन देते हैं या एक खड़ी पाई दे देंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सच दैट, जिसका हिंदी का होता है बाबू इस प्रकार है कि, या ऐसा है कि। एक और साइन यूज होता है बाबू इस तरह का साइन, इसको बोलते हैं दैट एग्जिस्ट, यानी कि अस्तित्व में। इसका हिंदी का होता है बाबू अस्तित्व में है। चलते हैं आपको इस तीनों फॉर्म के बारे में एक बार और रिवीजन कर देते हैं कि रोस्टर फॉर्म होता क्या बाबू। कहते हैं कि इस रूप में समुच्चय के अवयवों को लिखकर कॉमा द्वारा अलग अलग कर कर अंत में मझले कोष्ठक से बंद कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। समुच्चय निर्माण रूप का होता है बाबू, कहते हैं कि इस रूप में समुच्चय को निरूपण करने के लिए समुच्चय के गुणों को लिखा जाता है, यानी जो भी आपका अवयव रहेगा उसका गुण को लिख दीजिएगा, उसी को बोलते हैं सेट व्यूल्डर फॉर्म में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। एक होता है चित्रण रूप, इसमें हम लोग क्या करते हैं गोले के अंदर सारे अवयव को लिखकर गोले के अंदर बंद कर दिया जाता है। जैसे आगे हम लोग आपको पढ़ाएंगे बेन डायग्राम, इसी को बेन डायग्राम आगे जाके खुल जाता है, यानी बेन डायग्राम होता है। तो समुच्चय को कितने तरह से लिख सकते हैं बाबू, तीन तरह से। एक ही समुच्चय को हम तीन तरह से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू समुच्चय का निरूपण। अब आपको समझाएंगे आज कुछ महत्वपूर्ण समुच्चयों का निरूपण। कुछ महत्वपूर्ण जैसे हम लोग बताएंगे आपको बाबू प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू नेचुरल नंबर। का अगर समुच्चय रहेगा, नेचुरल नंबर का समुच्चय रहेगा, तो अगर आपको कहीं इसका रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम लोग बड़ा एन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कहीं आपको एन दिखाई दे तो किसको इंडिकेट कर रहा है बाबू, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि अगर एन बराबर हम पूछे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बस में यार बाबू। यानी कहीं आपको एन दिखाई दे तो इसका मतलब समझिए कि प्राकृत संख्या के समुच्चय को दिखा रहा है। अगर आपको कहीं दिखाई दे पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू होल नंबर बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या के समुच्चय को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कहीं आपको W दिखाई दे तो समझिए कि वो पूर्ण संख्या को दिखा रहा है। अब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। अगला होता है बाबू पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर का समुच्चय जो होता है बाबू दो तरह से लिखते हैं। अगर कहीं z दिख गया या कहीं i दिख गया तो दोनों किसको दिखाता है,
पूर्णांक संख्या को दिखाता है। पूर्णांक संख्या होता क्या है बाबू कि अगर इधर हम लोग डॉट 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 ले लें, फिर होता है -3 ले लीजिए, -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर इधर डॉट डॉट। तो ये सारे जो हैं आई या जेड इक्वल टू होते हैं, यानी आई और जेड इक्वल टू इतना होता है पूर्णांक संख्या को, इसको हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ देखने को मिला बाबू हम लोग को दो चीज़ें मिल जाएगा, कुछ हिस्सा जो है नेगेटिव है, कुछ हिस्सा पॉजिटिव है। तो कितने भाग में बढ़ जाएगा? दो भाग में बढ़ जाएगा। जो पॉजिटिव है तो उसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं उसको बाबू? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर का समुच्चय। इसको हम लोग लिखते हैं बाबू आई प्लस ले या जेड प्लस से, क्योंकि प्लस लिख देंगे तो पॉजिटिव को दिखला देगा। और ये बात, ये कितने के बराबर होता है बाबू? तो ये होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये किसी और के बराबर हो जाता है। देखिए यही नेचुरल नंबर भी है, तो इसको हम लोग नेचुरल नंबर भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं बाबू? नेचुरल नंबर भी कह लेते हैं। यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या भी होता है। एक होता है बाबू इसी का अलग हिस्सा है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, जिसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर नंबर का समुच्चय, जिसको हम लोग आई माइनस या जेड माइनस इंडिकेट करते हैं। ये होता है बाबू -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। अगला आता है बाबू परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है बाबू? परिमेय संख्या के समुच्चय को हम लोग क्यू से इंडिकेट करते हैं। क्या से इंडिकेट करते हैं बाबू? क्यू से इंडिकेट करते हैं। क्यू क्या होता है बाबू? आप लोग पढ़ेंगे कि ऐसी परिमेय ऐसा संख्या जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिखा सके, तो पी बटा क्यू में लिख सकते हैं। लेकिन पी और क्यू का होना चाहिए बाबू? पी एंड क्यू एलिमेंट ऑफ इंटीजर नंबर। किसका होना चाहिए? इंटीजर नंबर का, पूर्णांक संख्या लेना है। तथा क्यू नॉट इजकल टू 0, क्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे -3/2, ये भी परिमेय संख्या है। 1/2, ये भी परिमेय संख्या है। 5/4, ये भी परिमेय संख्या है। 0/7, ये भी परिमेय संख्या। डॉट डॉट इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे। तो इसमें भी कुछ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। तो परिमेय संख्या भी कितने टाइप का होता है बाबू? दो टाइप का। एक धनात्मक परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर, का समुच्चय, जिसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे बाबू? क्यू प्लस से इंडिकेट करेंगे। जो प्लस वाला है सारा का लिस्ट आ जाएगा, 1/2, 1/3, 4/5, जितना भी पॉजिटिव आएगा उस धनात्मक का लाएगा। अगर निगेटिव वाला हम लोग लिख लेंगे ऋणात्मक परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? निगेटिव रेशनल नंबर, का समुच्चय, जिसको हम लोग क्यू माइनस से इंडिकेट कर देंगे। और जितना भी माइनस में परिमेय संख्या, -3/2 हो जाएगा, -4/5, -6/5 डॉट डॉट, जितना भी नेगेटिव आएगा उसको हम लोग ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अब आता है बाबू अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? इरेशनल नंबर।
अगर अपरिमेय संख्या का समुच्चय है तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बाबू क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं, क्यू डैश कर देते हैं, या क्यू के ऊपर बार दे देंगे, जिसको किसको दिखाएगा, अपरिमेय संख्या को दिखलाता है। अपरिमेय संख्या कौन होते हैं बाबू, जैसे पाई है अपरिमेय संख्या है, √2 हो गया अपरिमेय संख्या होता है, √3 अपरिमेय संख्या हो गया, √5 -√5 भी अपरिमेय संख्या होगा, -√7 भी अपरिमेय संख्या होगा, डॉट डॉट इसी तरह से आएगा, कुछ प्लस में कुछ माइनस में आएगा। दिक्कत बाबू, तो जो प्लस वाला होगा उसको हम लोग में पॉजिटिव रेशनल इरेशनल नंबर, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाबू धनात्मक अपरिमेय संख्या। धनात्मक अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्यू बार माइनस हो जाए प्लस हो जाएगा, यहाँ पर बाबू प्लस वाला हम लोग लेंगे, अब प्लस जितना है ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √4 ले लीजिए, ये सारे जो लिस्ट है ये धनात्मक अपरिमेय संख्या को दिखलाएगा। एक होगा निगेटिव इरेशनल नंबर, इसको बोलते हैं ऋणात्मक अपरिमेय संख्या। जिसको हम लोग क्यू बार माइनस से इंडिकेट करेंगे, जिसमें माइनस में सब रहेगा, -√2 -√3 -√4 हो जाएगा, -√5 हो जाएगा, जितने भी ये नहीं हो जाएगा, 4 नहीं हो पाएगा, 4 तो परिमेय संख्या हो जाएगा। डॉट डॉट डॉट, ये कोई भी ऐसा है जैसे आप वर्गमूल निकाल, क्योंकि उसका वर्गमूल निकल जाएगा। कैसे रूट के अंदर माइनस होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, वो सम्मिश्र संख्या आगे पढ़ना है, हाँ वो इमेजिनरी संख्या होता है। अब देखिए बाबू सम्मिश्र संख्या के लिए, सम्मिश्र संख्या का समुच्चय, अगर सम्मिश्र संख्या का समुच्चय है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके समुच्चय को हम लोग सी से इंडिपेंड करते हैं बाबू। और ये बात की सम्मिश्र संख्या कौन कौन होता है, जैसे मान लीजिए सम्मिश्र संख्या में देखना चाहते हैं तो -√2 देख लीजिए, हाँ काल्पनिक संख्या आ जाएगा। ऐसे मान लीजिएगा 2 + 4i हो जाएगा, a + ib के फॉर्म में रहता है, ये सब सम्मिश्र संख्या है। आई इसमें आयोटा संख्या जो आगे पढ़ना है, आयोटा संख्या आई का मान जो होता है √(-1) के बराबर होता है, यानी कहने का अर्थ है ये पढ़ना है सम्मिश्र संख्या, जब भी माइनस का वर्गमूल हो जाएगा तो काल्पनिक संख्या होती है, और काल्पनिक संख्या यानी सम्मिश्र संख्या हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको जिक्र करेंगे, इसका नाम है आयोटा, आयोटा नाम है इसका। आयोटा को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, और i² का मान होता है -1 के बराबर, तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि -1 का वर्गमूल कितने के बराबर होता है, आई के बराबर होता है। 1 का 1 रहेगा, -1 का वर्गमूल कोई पूछे तो आई के बराबर होता है, ये आप लोग को पढ़ना है आगे। दिक्कत बाबू, तो इस सम्मिश्र संख्या के समुच्चय को सी से इंडिकेट करेंगे।